लोग ठगे जा रहे हैं। आपके माध्यम से जानना चाहेंगे लोग पहचाने कैसे, क्योंकि आजकल ज्योतिष बदनाम हो रहा है नगों से, ज्योतिष बदनाम हो रहा है नकली पूजाओं से, लोगों का तो विश्वास खत्म हो रहा है। पहचाने नहीं जाएंगे। इसकी बेस्ट रेमेडी तो ये है कि वो खुद एस्ट्रोलॉजर बन जाए। 30 डेज में मैं बंदे को मास्टर बना देता हूँ। केपी किसे बोला जाता है, कौन है केपी? कृष्णा पद्धति। कौन है जी कृष्ण मूर्ति? ये जैसे हमारे प्राशर जी थे, जैसे हमारे जैमिनी ऋषि थे, जी। ऐसे ही कृष्णा मूर्ति जी हैं। इन्होंने केपी वैदिक को रिफाइन कर दिया ना। अगर आप और डेप्थ में जाना चाहते हो तो केपी एस्ट्रोलॉजी से ऊपर कोई टूल नहीं है। तो जैसे बीएनएन में आपने बताया कि सैटर्न को जिम्मेदारी है, सैटर्न प्रोफेशन है, ऐसे सभी ग्रह की एक एक अलग अलग संज्ञा है। वीनस वेल्थ है, वीनस वाइफ है, लग्जरी है, मरकुरी आपकी एजुकेशन है, जी। आपका ब्रेन है, आपकी इंटेलिजेंसी है, मंगल आपकी बॉडी है, और मंगल फीमेल के लिए उसका हस्बैंड है। बीएन के अंदर के आपने फीमेल ने अपने हस्बैंड के बारे में देखना है ना, मंगल से पता चलता है कि उसकी नेचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी हेल्थ क्या है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी काम है, छोटे भाई मंगल है ना। जुपिटर इज योर सेल्फ। तो जितनी भी समस्याएं हैं उसकी रेमेडी कैसे होती है? जो भी होना है, अच्छा होना, बुरा होना, या क्या होना है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 3 चीजें बस नोट कर लेना कि जिस प्लेनेट की महादशा चल रही है वो सोर्स बनता है कोई भी इंसिडेंट हैपन करने के पीछे। हर कोई राहु को प्रॉब्लमेटिक ही कहता है कि राहु वही से तो बता फायदा रहा हूँ। फायदा भी होता है राहु से? नहीं, जब ये ग्रंथ लिखे थे ना लाखों साल पहले, तब राहु का पता ही किसी को नहीं था। किसी को पता था फोन का, नहीं पता। ये पॉडकास्ट का, ये डिजिटल का, ये ऑनलाइन का, ये बाय एयर का, या इंटरनेट का, किसी को पता था? नहीं पता। हम सुबह से लेकर रात तक राहु को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए राहु की दशा जो है ना सबसे ज़्यादा आपको गेन दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, सक्सेस दे रही है। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम केतु दे रहा है, क्योंकि हम अध्यात्म की तरफ नहीं हैं। हमें सभी को पैसा चाहिए, हमें राहु चाहिए। राहु की दशा बहुत अच्छे फल दे रही है। कुछ अंतर दशाएं होती है, कोई कॉम्बिनेशन होते हैं जो राहु के अंदर आकर प्रॉब्लम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। चर्चा होगी ज्योतिष की। ज्योतिष क्या है, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्या क्या पद्धतियां हैं, एक ज्योतिषी कौन होता है, ज्योतिष के विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं, ज्योतिष कौन सिखाता है, कौन सिखा सकता है। एक ऐसे गुरु को आज हमने बुलाया है जो ज्योतिष गुरु हैं। ज्योतिषाचार्य सुने हैं आपने, ज्योतिषी सुने हैं, ज्योतिषियों के गुरु भी होते हैं जहाँ पर ज्ञान लेने ज्योतिषी जाते हैं। सो ऐसे ही ज्योतिषी गुरु जो आज हमारे सम्मुख हैं, आइए स्वागत करते हैं राजीव मौदगिल जी का, जो कि एक लंबे समय से ज्योतिष सिखाते हैं। गुरु जी राम राम। राम राम जी, राधे श्याम जी। गुरु जी परिचय मैं आपके मुख से सुनना चाहूँगा। सर मेरा नाम है जी राजीव मौदगिल, जी और मैं अमृतसर से हूँ, पंजाब अमृतसर से। जी हाँ, और 20 साल से मैं जो है इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की, जी और 3.5 साल से मैं टीचिंग करवा रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को। जी ऑल वर्ल्ड के जितने भी आचार्य हैं जी या स्टूडेंट्स भी हैं, वो सारे हायर स्टडी जो है वो मेरे पास से कर रहे हैं, और मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो एस्ट्रोपेंट केपी के नाम से प्रचलित है। जी। एक लंबे समय से आप सेवा कर रहे हैं लोगों की। हाँ जी, हाँ बहुत भ्रमित होते हैं लोग जी, बिल्कुल जी। ज्योतिष को लेके। ये ज्योतिष एक होता है वैदिक, रेड बुक होता है ना, जी ये एक बेसिक कंसेप्ट है। जी जो मैं सिखा रहा हूँ वो केपी एस्ट्रोलॉजी है, जी बीएनएन है, महावास्तु है, जी एस्ट्रो वास्तु कंबाइंड साइंस है, टैटू एक्टिवेशन है, जीपीएस है। ये 7 सब्जेक्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी डाल के, जी जो मैंने आपस में सारे सब्जेक्ट को इंटरलिंक किया हुआ है। जी। 30 डेज में मैं ये सारे सब्जेक्ट जो है सभी को सिखा देता हूँ। 30 दिन में? हाँ, क्योंकि मैं फार्मूला और टेक्निक के ऊपर काम करता हूँ, मैं किसी को गोल गोल नहीं घुमाता। जी हाँ, और जितने भी ये देख रहे हो ना यूट्यूब पर केपी सिखा रहे हैं, बीएनएन वास्तु सिखा रहे हैं, इनमें से 90% मेरे स्टूडेंट हैं वो, जी। और बहुत नाम कमा रहे हैं वो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ज्योतिष सीखने के लिए? सर सबसे पहले तो आपको वैदिक आना चाहिए, जी जैसे प्लैनेट क्या होते हैं, जी
उनके ग्रह मैत्री क्या होती है, उनके आस्पेक्ट जो दृष्टियाँ होती वो क्या होती है, जी। कंजंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना, एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन क्या होता है, मतलब जो भी वैदिक में बेसिक कंसेप्ट पे काम होता है वो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए। और मैं वैदिक से ही स्टार्ट करता हूँ, जी। क्योंकि एडवांस लेवल केपी तक जाने के लिए, बीएनएन तक के जाने के लिए हमें वैदिक का बहुत ज्ञान जरूरी है। जी। तो मैं वैदिक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ ये सारा सेटअप अपना। आज ज्योतिष सिखाने की बात होगी। कल तक हम लोगों को ज्योतिष के उपाय बताते थे, ज्योतिष क्या है। सो आप एक संपूर्ण कोर्स कराते हैं 30 दिन का, जिसमें आप सातों विधियाँ 7 तरह के सब्जेक्ट को कवर करते हैं। और ये जो कोर्स होता है ये एक एस्ट्रोलॉजर के लिए ही होता है। नहीं, कुछ लोग आते हैं जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, वो भी सीख जाते हैं, क्योंकि वो भी सीख मैंने जाते बेसिक से स्टार्ट करना होता है। जी। लेकिन जिनको थोड़ा सा नॉलेज होती है ना, वो थोड़ा सा जल्दी सीख जाते हैं। जी। जिनको थोड़ी नॉलेज कम होती है वो थोड़ा सा हार्ड वर्क उनको करना पड़ता है, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, सीख जाते हैं। क्योंकि मैंने साइंस से ही स्टार्ट करना है, राशियों से स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है। जब तक आपकी रूट्स मजबूत नहीं होगी आप एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। ये सातों सब्जेक्ट्स को डिटेल में जानने से पहले आपसे जानना चाहूँगा, एक ज्योतिषी और ज्योतिष ये क्या होता है? ज्योतिष कहाँ से शुरू हुआ? आपके मायने में ज्योतिष क्या है? सर, ज्योतिष जो मेरी रिसर्च है ना, वो ये है कि आपके लाइफ की जो अलाइनमेंट है ना, वो आपको बताना, वो ज्योतिष है। रेमेडियल पार्ट को छोड़ के जब ज़रूरत पड़ती है वो डिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन जो पर्सन अपने लाइफ की अलाइनमेंट कर लेता है ना, मतलब ईश्वर किसी का दुश्मन नहीं है, जी। ठीक है ना। आपको उस ईश्वर ने क्या कॉम्बिनेशन दे के भेजा है इस धरती पे, प्लैनेट की स्क्रिप्ट के द्वारा, वो अगर आपको कॉम्बिनेशन समझ आ गया कि मेरी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो समझ लेना कोई प्लैनेट वर्स्ट नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन वर्स्ट नहीं है, कोई दशा वर्स्ट नहीं है, कोई हाउसेस वर्स्ट नहीं है, कोई 6 8 12 वर्स्ट नहीं है। आपको अपना ट्रैक समझ आना चाहिए कि उस ईश्वर ने आपको कौन सा कॉम्बिनेशन दे के भेजा है यहाँ। यही ज्योतिष है। कोई भी ग्रह, कोई भी दशा बुरी नहीं होती। बुरी नहीं है, समझना है। फॉर एग्जाम्पल, 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है, आपका कर्म है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10th का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, जी। ठीक है। 8th हाउस पीड़ा है, प्रॉब्लम्स है, हर्डल है, कष्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर आप किसी के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास, वो कहता है जी आपका बिजनेस, आपका कर्म प्रॉब्लम वाला है। कोई भी कारोबार करोगे, कोई बिजनेस करोगे, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएगी, हर्डल आएंगे, कष्ट आएंगे, मृत्यु तुल्य प्रॉब्लम आएगी, आप डूब जाएगा आपका बिजनेस। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हो ना कि आपका कारोबार जो बिजनेस है, जो आपका प्रोफेशन है, उस ईश्वर ने 8th हाउस से रिलेटेड ही बनाया हुआ है। आप 8th हाउस को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। अभी 8th हाउस के प्रोफेशन कौन से हैं? माइनिंग, रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र का जितना भी काम है, गैस स्टेशन का काम, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस का काम, जिस मर्जी आप लाइन में आ सकते हो। और जब आप इस लाइन को चूज़ करते हो तो आपका वो कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। यही आपकी लाइफ की अलाइनमेंट है, ठीक है। 10th का लॉर्ड है या 2nd का लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। 2nd हाउस पैसा है, वेल्थ है, 12th हाउस वेस्ट है, एक्सपेंडिचर है, लॉसेस है। तो एक तो कैलकुलेशन ये बनती है कि आपका जितना पैसा आएगा वेस्ट जाएगा, और दूसरी कैलकुलेशन अगर पॉजिटिवली देखो आप, तो आप बोल सकते हो कि आप फॉरेन कंट्री में सेट हो जाओ। फॉरेन कंट्री है ना 12th हाउस, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो, आप एयरपोर्ट पे काम कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट का काम करो। तो हर एक हाउस के, हर एक प्लैनेट के, हर एक दशा की स्क्रिप्ट के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। आपने कौन सा चूज़ करना है, चॉइस इज योर्स। यही ज्योतिष है। ज्योतिषी क्या होता है? ज्योतिषी होता है जिसने ज्योतिष के ऊपर कमांड हो, जिसकी, जिसके अंदर ईश्वर की ज्योत हो, उसको ज्योतिषी बोलते हैं। और हर एक बंदा ज्योतिषी नहीं बन सकता। प्लैनेट की स्क्रिप्ट जो है ना, वो बताती है कि आपके लिए ये काम सही है कि नहीं है। जी। और ईश्वर की कृपा भी साथ में होनी चाहिए। ईश्वर की ज्योत जो होती है उसको ज्योतिष बोलते हैं।
तो आपके अंदर ईश्वर की ज्योत होनी चाहिए, प्लस आपके प्लैनेट का कॉम्बिनेशन जो है वो एस्ट्रोलॉजी का बनना होना चाहिए, फिर आप इसमें सक्सेस हो सकते हो, फिर आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हो। जैसे सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है, जी। सैटर्न केतु, सैटर्न इज प्रोफेशन, केतु इज एस्ट्रोलॉजी रिसर्च। सैटर्न जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न इज प्रोफेशन, जुपिटर अध्यात्म। तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हो, लेकिन फिर वही बात कि ईश्वर की ज्योत अंदर आपके होनी चाहिए। आपने आज तक कितने ज्योतिषी बनाए हैं? सर 3.5 साल में 1600 बना दिए। एक सही ज्योतिषी की पहचान क्या होती है? जो आपको लाइफ का ट्रैक समझा सके, जो लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए, जो लोगों को गुमराह मत करे। अच्छे ट्रैक की पहचान दिखाना किसी को, वो असल में जो रियल ज्योतिषी का काम है वो। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान तो नहीं आप इसमें बोल सकते कोई भी, एक क्योंकि साधारण साधारण आदमी कैसे पहचाने कि मैं एक विद्वान के पास आया नहीं हूँ? नहीं ये नहीं आप ऐसे बात कर सकते, क्योंकि हर कुछ बंदे होते हैं उनको पैसे का लस्ट होता है, जी। ठीक है ना। मतलब ये बता नहीं सकते, देख नहीं सकते आपके मतलब ये सही गुरु है कि नहीं सही गुरु है। ये तो आपके कर्म अगर अच्छे हुए तो अच्छे ज्योतिषी के पास आप चले जाओगे, भगवान की कृपा होगी तभी आपको अच्छा सच्चा गुरु मिलेगा, एस्ट्रोलॉजर सही मिलेगा। अदरवाइज 90% आपको ऐसे मिलेंगे जिनको अधूरा ज्ञान है और ज़्यादातर पैसों लोग के पीछे आजकल हैं। नग बेचने का काम करते हैं, नकली पूजा कराई जा रहे हैं लोग की। 10 लाख की रेमेडी भी वही वर्क करती है जो 10 रुपये की करती है। चोट कहाँ लगानी है वो रेमेडी आपको डिज़ाइन करनी पड़ती है, जी। ठीक है ना। पन्ना डालना है, हम बोलते हैं कि ग्रीन कलर का हैंकी अपने पास रख लो और जितना हो सके ग्रीन प्लांट्स लगाओ पार्क में, पन्ने से ज़्यादा काम कर जाएगा वो। आप देख सकते हो मैंने तो कोई स्टोन नहीं डाला हुआ ना। हाँ, ठीक है ना। तो मेरा मेन मकसद यही होता है कि जितनी भी मैंने सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो सारे सब्जेक्ट जो हैं उनको आपस में इंटरलिंक करके ऐसी रेमेडी डिज़ाइन करके बताई जाए कि विद इन सेकंड बंदे को रिजल्ट आए, और साथ में उसको उसकी लाइफ की अलाइनमेंट, उसको लाइफ का जो ट्रैक है वो समझा सकूं। मेरा मेन मंतव्य जो होता है वो ये होता है, यहाँ पैसे कमाने वाला सिस्टम नहीं है। अगर आप इस लेवल पे पहुँच जाते हो ना, तो फिर आपको नग बेचने की, पूजा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक ज्योतिष गुरु हैं, समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा है, आप मानते भी हैं उसको, लोग ठगे जा रहे हैं। आपके माध्यम से जानना चाहेंगे लोग पहचाने कैसे, क्योंकि आजकल ज्योतिष बदनाम हो रहा है नगों से, ज्योतिष बदनाम हो रहा है नकली पूजाओं से, लोगों का तो विश्वास खत्म हो रहा है। सर पहचाने नहीं जाएंगे, इसकी बेस्ट रेमेडी तो ये है कि वो खुद एस्ट्रोलॉजर बन जाए। 30 डेज़ की क्लास है मेरी, जी। 30 डेज़ में मैं बंदे को मास्टर बना देता हूँ। 30 डेज़ की क्लास के बाद पढ़ाया तो मैंने बहुत दुनिया को है, लेकिन एक मेरा ग्रुप है जिसका नाम है राधे राधे ग्रुप। जी। यहाँ मेरे वर्ल्ड वाइड जो बहुत बड़े एक्सपर्ट जो बन चुके हैं वो 800 से ज़्यादा बैठे हुए हैं। जी। 800 से ज़्यादा, 10 15 20 नहीं है। 30 डेज़ की क्लास के बाद मैं राधे राधे ग्रुप में उनको ऐड करवाता हूँ। जी। 1 मंत्र हो, 2 मंत्र हो, 3 मंत्र हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आपकी अच्छी तरह से पॉलिशिंग हो जाती है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई मैप है, कोई क्वेरी है, जब आप सेंड करते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, को समझ नहीं आ रही, सारे के सारे हेल्प करते हैं और मैं ऊपर से वॉच कर रहा होता हूँ। ये आप नहीं पकड़ सकते किसी को कि ये इसके पास इंटेलिजेंसी है या इसके पास ज्ञान है या इसको कैलकुलेशन का पता है, नहीं आप देख सकते। इससे सबसे बढ़िया ये है कि आप खुद जो है ना 30 डेज़ का कोर्स करो और खुद अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनो, इसकी रिसर्च, इसके सब्जेक्ट की मास्टरी खुद करो आप, कि आपको नॉलेज हो कि मेरे कौन सी प्लैनेट की दशा आने वाली है, उसकी स्क्रिप्ट कौन सी तैयार हुई है, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से हाउसेस मेरे सिग्निफाई हो रहे हैं और मैंने इन हाउसेस को कैसे अलाइन करना है अपने फेवर के अंदर। एक साधारण आदमी ज्योतिष सीख सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं सीख सकता। कितनी देर की क्लास होती है आपकी? 2 घंटे की, शाम को 6 to 8 PM, कितनी मंडे क्लास टू होती है हफ्ते 30 डेज़, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे की रोज की क्लास है। हाँ 30 दिन में आदमी अपने लायक बन जाता है बिल्कुल, कि मैं उसको कोई फार्मूला लूट से ले। सिखाता हूँ, मैं टेक्निक से सिखाता हूँ। जी। मैं तो 15 दिन के बाद पूछ लेता हूँ कि हाँ भी सारा कुछ समझ आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है ना, जी। सारे ओके हैं। प्रोफेशनल कोर्स है ये, जी। क्योंकि
सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर है। मैं किसी से छुपाता नहीं, ना मैं किसी को गोल गोल घुमाता हूँ। शुरुआत कहाँ से होती है? सब्जेक्ट क्या होता है पहला? वैदिक, वैदिक। हाँ, वैदिक के में साइन क्या होते हैं, क्या क्या वही। पढ़ाते हैं वैदिक में? वैदिक टोटल सारा आ जाएगा, प्लैनेट के एट्रीब्यूट, जी। हाउसेस के एट्रीब्यूट, उनके ग्रह मैत्री, आस्पेक्ट क्या होते हैं, एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, अगर इन साइन में है तो वो क्यों है, ठीक है ना। सारे का सारा वैदिक क्लियर होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वैदिक अगर क्लियर ना हुआ तो आप एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। उनकी नॉलेज चाहिए, आपकी रूट्स मजबूत चाहिए। कोई आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो हिंदी में सीख सकता है? फिर भी हाँ, हिंदी में होता है, हिंदी में होता है। जी। ज़्यादा पढ़े लिखे होने की भी बात नहीं है तो कैलकुलेटेड पार्ट है सारा ये, जो केपी एस्ट्रोलॉजी ना कैलकुलेटेड पार्ट है। लेकिन ये है कि मैंने बहुत इजी कर दिया है फार्मूला के साथ, टेक्निक के साथ, तो कोई छोटा बच्चा भी आ जाएगा ना, वो भी सीख जाता है। जो मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ना, सर हमने केपी एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था, किसी से सीखा था, पहली क्लास से हम आउट हो गए जब उन्होंने नक्षत्र निकालने की टेक्निक सिखाई है जी। तो हमें समझ नहीं आई, जी। तो कोई बात ही नहीं है। पहला पार्ट था आपका वैदिक। हाँ, वैदिक के बाद क्या पार्ट केपी एस्ट्रोलॉजी आता आता? ये है। केपी एस्ट्रोलॉजी होती क्या है ये? हाँ, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आपका। केपी एस्ट्रोलॉजी वैदिक का रिफाइंड वर्जन है, जी। ठीक है जी। जैसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, रेड बुक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वो आपको क्या बोलते हैं? मिथुन लगन है, मिथुन लगन का लॉर्ड मरकुरी है, 11th में बैठा हुआ है, तो ये रिजल्ट आएंगे। अभी एक लगन है या एक राशि है, उसको कंप्लीट होने में 2 घंटे लगते हैं, जी। ठीक है ना। 2 घंटों में कितने बच्चों का जन्म होता है? तो सभी की कैलकुलेशन सेम कैसे हो सकती है कि मिथुन लगन है, इसका मरकुरी लॉर्ड है और 11th में बैठा हुआ है? सेम नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। मतलब ट्विंस बच्चे हो रहे हैं, ट्विंस बच्चे 5-7 मिनट 10 मिनट का फ़र्क है, सेम लगन है, सेम प्लेसमेंट है, सेम दशाएं हैं, एक जज बन रहा है, दूसरा पीएन बन रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? किसी के पास इसका आंसर ही नहीं होगा। जी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यॉडियक का चक्कर है ना 12 राशियों का, सिंपल फार्मूला कि जो हमारा यॉडियक का चक्कर है 12 राशियों का, वो 360 डिग्री का होता है, 360। 12 हमारी राशियां होती हैं। जब 360 को 12 से डिवाइड करोगे तो एक राशि का जो डिग्री आएगी वो आएगी 30 डिग्री, जी। 30 डिग्री आती है ना। एक डिग्री को कंप्लीट होने में 4 मिनट लगते हैं, जी। तो 30 को कितना टाइम लगेगा? 4 इंटू 30, 120। 120 का मतलब क्या हुआ? 2 घंटे। इसी की बात कर रहा था कि एक लगन को कंप्लीट होने में 2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन जो है ना वो बनती नहीं है, यहाँ एक्यूरेसी आती नहीं। फिर केपी में क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि अगर मिथुन लगन चल रहा है तो उसके अंदर नक्षत्र कौन सा है। जी। आपको एक बात बता दूं कि एक राशि जो 30 डिग्री की होती है ना, उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2.25 राशि नक्षत्र। के अंदर भी 2.25 नक्षत्र है? हाँ हाँ, एक नक्षत्र की डिग्री होती है 13.20। अब नक्षत्र के भी अंदर चले गए नहीं, 13.20। एक नक्षत्र जो है ना वो 13.20 है। 13.20 का एक है, हाँ, तो 2.5 नक्षत्र की एक राशि, 2.25 नक्षत्र, 2.25 की एक राशि बनी। एक नक्षत्र हो गया 13.20, जी। एक और लगा लो 13.20, कितना हो गया? 26-40। जी। तो हमने 30 डिग्री पूरी करनी है ना एक राशि को कंप्लीट करने के लिए। तो एक चरण होता है जो 3.20 का होता है। ये कहाँ से आता है? एक नक्षत्र जो 13.20 है ना, उसके 4 चरण होते हैं। अच्छा, उसके भी डीप चले गए, हाँ 4 चरण में उसको भी ले गए। हाँ, एक नक्षत्र 13.20, उसके 4 चरण होते हैं। अभी 13.20 को 4 से डिवाइड करोगे तो एक चरण की डिग्री कितनी आती है? 3.20। जी। 4 को कर लो ना, 3.20 प्लस 3.20 कितना हो गया? 640। 640। उसमें 3.20 और ऐड कर दो, 960। 960। इसका मतलब 10 डिग्री हो गया। एक और ऐड कर दो, 13.20। मतलब एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 2.25 नक्षत्र आते हैं एक राशि में। तो हम जब केपी में पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ये लगन है और इस लगन के अंदर ये नक्षत्र है। लेकिन फिर वही बात आ जानी है कि अगर नक्षत्र भी पकड़ लिया आपने इन केस 13.20 का, तो एक डिग्री को कंप्लीट होने में 4 मिनट लगे, तो 13.20 में कितना टाइम लगेगा? अप्रॉक्सीमेटली 53 मिनट। जी। तो 53 मिनट में भी कितने बच्चों का जन्म हो जाता है? कहाँ से आएगी इतनी एक्यूरेसी?
तो केपी क्या करता है, एक नक्षत्र जो 13.20 का होता है ना, उसके 9 पार्ट करता है। नक्षत्र के भी 9 पॉइंट। हाँ, सबसे पहले 30 डिग्री की एक राशि, उसमें एक नक्षत्र निकाल लिया कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, वो 13.20 का है। एक नक्षत्र जो 13.20 का होता है ना, उसके 9 पार्ट किए जाते हैं। 9 पार्ट क्यों किए? क्योंकि 9 प्लैनेट है। जो 9 पार्ट आपने किए ना, उसको बोलते हैं सब लॉर्ड, जी उप नक्षत्र। जी। ये केपी एस्ट्रोलॉजी सब लॉर्ड लेवल की थ्योरी है, सब लॉर्ड लेवल। फिर इसमें आता है कि जिस भी हाउस को आप माइक्रोस्कोपिंग लेवल पे जाकर चेक करना चाहते हो ना, जी। आपको उस हाउस का सब लॉर्ड उठाना पड़ता है। जैसे फिर कि पता चलता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपके फाइनेंस की क्वालिटी क्या है, आपने कहाँ एफर्ट लगाना है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट हाउस इज़ योर सेल्फ। जी आपने अपने बारे में देखना है कि मेरी क्वालिटी क्या है, मेरी नेचर क्या है, मेरी इन्वॉल्विंग किस हाउस में रहेगी होल लाइफ। जी तो फर्स्ट हाउस हो आप, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड उठाओगे आप, जो मैंने अभी आपको बताया। जी फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड आपने उठा लिया, सब लॉर्ड का फिर एनएल उठाना है। फिर वहाँ जाकर आपकी प्रेडिक्शन स्टार्ट होनी है कि आप किस हाउस में प्लेस हो और प्लैनेट कौन सा है, उसके कारक तत्व क्या है। तो मैथमेटिक्स हो गया सर। टोटल मैथमेटिक्स है। और मैं सारा कुछ बोर्ड पे समझाता हूँ मैनुअली, पहले बच्चों के जैसे। मेरी वीडियो देखना आप। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर में लेके आता हूँ कि आपके एक एक पॉइंट जो है टिप्स के ऊपर हो। सब लॉर्ड कैसे निकालने हैं, नक्षत्र कैसे निकालने हैं, हाउस सिग्निफिकेटर्स कैसे निकालने हैं, प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स कैसे निकालने हैं, केपी चार्ट मैनुअली कैसे बनाना है, सारा मैं केपी बोर्ड चार्ट पे डिफरेंट समझाता होता है हूँ। नॉर्मल डिफरेंट चार्ट से। होता है। सिस्टम क्या है, अगर आप चाहते हो ना जी कि एक्चुअल में मेरा प्लैनेट कहाँ प्लेस है, जी वो केपी चार्ट बताता है, वो D1 नहीं बताता। एक्चुअल में जी डिग्री वाइज प्लैनेट की प्लेसमेंट कहाँ है, वो केपी चार्ट बताता है। जैसे किसी के पास आप जाते हो जी कंसल्टेंसी के लिए, अपना चार्ट प्रेडिक्ट करने के लिए, तो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है। जी फर्स्ट हाउस आप हो ना, 12th हाउस किस चीज़ का होता है, डिसअपॉइंटमेंट का, लॉसिस का, क्वारंटाइन का। ठीक है, तो वो चार्ट आपका देखकर आपको क्या बताएगा कि आप अपने आप को क्वारंटाइन रखना पसंद करते हो, आप बहुत वीक रहोगे, आप ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे, जी आपको बार बार लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। तो वो सामने वाला क्या बोल रहा है कि मैंने तो कभी क्वारंटाइन अपने आप को रखा ही नहीं है, मैं कभी, मेरे को आज तक कोल्ड भी नहीं हुआ, मेरे को कभी वीकनेस ही नहीं हुई, मेरे को कभी डिसअपॉइंटमेंट मिली नहीं। तो जब आपने केपी चार्ट देखा तो उसमें आपको मिला कि वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में नहीं था, 11th में था। तो किसी भी हाउस को जो नगेट करता है ना, उस हाउस का प्रीवियस हाउस होता है। प्रीवियस हाउस मीन्स पीछे वाला हाउस। तो 12th हाउस के जितने रिजल्ट होंगे 11th उसको काट देगा। ठीक है ना। तो एक्चुअल में प्लैनेट देखना है, फिर भी केपी चार्ट इंपॉर्टेंट है। और किसी भी हाउस को माइक्रोस्कोपिंग लेवल पे जाकर चेक करना है, तब भी केपी चार्ट का सब लॉर्ड उठाना पड़ेगा, नहीं तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। जैसे मैंने भी आपको बताया कि 2 घंटों में तो कितने बच्चों का जन्म हो जाता है। पहले आपने साइन पकड़ा, फिर आपने नक्षत्र पकड़ा, फिर आपने सब लॉर्ड पकड़ा। ये सब लॉर्ड की थ्योरी है। तो ये केपी किसे बोला जाता है, कौन है केपी? कृष्णा पद्धति। और जो बुक पढ़ी है ना, पकड़ रखी है आपने, जी जी जी। ये कृष्णा मूर्ति जी ने लिखी है। ये बेसिक कंसेप्ट है केपी का। ये कौन है जी कृष्ण मूर्ति? ये जैसे हमारे प्राशर जी थे, जी जैसे ऋषि थे। हमारे जैमिनी ऋषि थे, जी ऐसे ही कृष्णा मूर्ति जी हैं। इन्होंने केपी वैदिक को रिफाइंड कर दिया ना, जी। कि अगर आप और डेप्थ में जाना चाहते हो तो केपी एस्ट्रोलॉजी से ऊपर कोई टूल नहीं है। तो कृष्ण मूर्ति जी ने ये पद्धति दी हमें। बिल्कुल। तो इसमें हम लोग सब लॉर्ड तक जा सकते हैं। सब लॉर्ड पहले उठाना है, सब लॉर्ड का बाद में एनएल पकड़ना है, फिर हाउसेज जो सिग्निफाई हो रहे हैं। तो इसे ग्रहों तक आराम से पहुंचा जा सकता है, कुछ कौन सा उच्च का है, नीच बिल्कुल का है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आपने सब लॉर्ड, फिर उसका एनएल, फिर वो प्लैनेट कौन सा है, फिर आपकी स्क्रिप्ट क्या बनी, उस स्क्रिप्ट ने आपको कौन कौन से हाउसेज सिग्निफाई करके दिए हैं, उतने साल आप उन हाउसेज के अंदर ही रहने वाले हो, बाहर नहीं जा सकते। और जब आप इसको सीख जाते हो ना, तो कैलकुलेशन करना, प्रडिक्शन करनी, रेमेडी डिज़ाइन करना विद इन सेकंड का काम है। और यहाँ इफ़ बट नहीं होती। यहाँ ये आपका जो क्लाइंट है वो ये नहीं बोलेगा कि ऐसा नहीं है, वो कहेगा ऐसा ही है। और केपी में सारा कुछ आता है। जी
आपका होरारी चार्ट, जिसके पास अपना चार्ट नहीं होता जी वो होरारी चार्ट बनाओ, एक्यूरेट पिन पॉइंट पे पहुंचते हो आप। अपना जिसको बोलते हैं रूलिंग प्लैनेट थ्योरी, कौन सा काम कौन से साल कौन से मंथ कौन से डे कौन से टाइम में होगा, रूलिंग प्लैनेट थ्योरी बता देती है। बीटीआर आता है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, आपकी टाइमिंग एक्यूरेट निकाल देता है केपी। आपका जितना प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है, मैरिज एस्ट्रोलॉजी है, चाइल्ड बर्थ है, सबसे बढ़िया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिसके ऊपर मेरे स्टूडेंट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरी तो बात ही छोड़ दूँ। जी मेरे स्टूडेंट ने इतने बड़े बड़े मेडिकल के ऊपर काम किया है कि कोमा वाले पेशेंट सही कर दिए उन्होंने, हिट को ब्रेक करके। पहले हमने बात की वैदिक की, वैदिक के बाद सिखाया जाता है केपी। केपी के बाद क्या सिखाया जाता है? बीएनएन। बीएनएन, ये क्या होता है? ये बीएनएन होता है जी भृगु नंदी नाड़ी। भृगु नंदी नाड़ी। ऋषि भृगु थे, ऋषि नंदी थे, दोनों ने अलग अलग ट्रैक पे अपनी रिसर्च की है, बहुत ज़बरदस्त। जी और आरजी राव साहब थे जो राइटर हैं, उन्होंने दोनों की जो कैलकुलेशन है ना कंबाइंड करके एक बुक बना दी बीएनएन। इतनी ज़बरदस्त है ना वो टेक्निक, वो है असल में आपकी लाइफ की अलाइनमेंट, कि जो ईश्वर है जो भगवान है वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो अलाइनमेंट के थ्रू पता चलता है। वो कैसे काम करती है? आपको प्लेनेट के एट्रीब्यूट का पता होना चाहिए, जी उनके कंजंक्शंस का पता होना चाहिए, ट्राइन का पता होना चाहिए, फॉलोशिप का पता होना चाहिए, ट्रांजिट का पता होना चाहिए, प्रोग्रेशन का पता होना चाहिए। ये इन सब्जेक्ट के ऊपर काम करता है बीएनएन, जिसको भृगुनंदी बोलते हैं। जी जैसे किसी ने फॉरेन से रिलेटेड काम करना है, जी जैसे हम सिंपली मैं बताता हूँ कि जैसे हम वैदिक में केपी में 10th हाउस को लेते हैं कि 10th हाउस जो है हमारे प्रोफेशन का है, हमारे बिजनेस का है। जी। बीएनएन किसी 10th हाउस को 7th हाउस को नहीं जानता, वो मानता ही नहीं है ना। उसको। वो कहता है कि सैटर्न इज प्रोफेशन, आपका कर्म जो निर्धारित करता है ना वो सैटर्न करता है। अच्छा, प्रोफेशन आपका सैटर्न से आता सैटर्न है, वो जहाँ बैठा है, वो जिस प्लैनेट के साथ बैठा है, आपका प्रोफेशन वही होने वाला है। बीएनएन ने क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है। जैसे किसी ने फॉरेन के साथ काम करना है, फॉरेन रिलेटेड काम करना है, तो आप देखना उसका सैटर्न और राहु मिलेगा आपको। सैटर्न इज़ प्रोफेशन, राहु इज़ फॉरेन प्लैनेट। जिसने भी ये पॉडकास्ट करना है, सोशल मीडिया का काम करना है, डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है, सैटर्न राहु मिलेगा उनके चार्ट में। आप अपना भी चार्ट उठा के देख लेना, है। जी जी जी। सैटर्न राहु मिलेगा आपको। हम कोई भी काम करते हैं वो सैटर्न के थ्रू होता है। सैटर्न इज़ प्रोफेशन। प्रोफेशन, अब जो प्रोफेशन है हाँ सैटर्न है, वो वाले ग्रह के साथ होगा। उसके साथ होगा, उसी के साइन में होगा, उसी के हाउस में होगा। फॉर तो एग्जाम्पल बहुत अद्भुत विद्या हुई है। तो वीनस है, वीनस वो जैसे हम केपी में देखते हैं ना, जहाँ वैदिक में देखते हैं, तो वो कहते हैं कि 2 नंबर वेल्थ है, सेकंड नंबर हाउस वेल्थ है, 11 नंबर आपका प्रॉफिट एंड गेन है, 6th हाउस जो है वो क्लाइंट का पैसा है। बीएन कहता है मेरे को 2 6 11 का नहीं पता कुछ भी, इतना सिर खपाई नहीं करनी। वीनस इज़ वेल्थ, जैसे सैटर्न इज़ प्रोफेशन, वीनस इज़ वेल्थ। वीनस आपकी वाइफ भी है, अगर आपने वाइफ के बारे में देखना, वीनस वेल्थ है, वाइफ है, कंफर्ट है, लग्जरी है, प्लेजर है, हैप्पीनेस है। वीनस कहता है कि मैं जिस प्लैनेट के साथ बैठ गया, जिस साइन में बैठ गया, आपको वेल्थ वहीं से आनी है। अगर आपने उस प्लैनेट को ट्रिगर कर दिया, वेल्थ आएगी, कंफर्ट आएगा, लग्जरी आएगी, एवरीथिंग। बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। आप मुझे मिले, आपने मिलते ही मुझे बोला कि आप विदेश भेजते हैं, हाँ तो आपका शनि राहु इकट्ठे ही है। बिल्कुल, और 12th में मिलेगा। 12th फॉरेन कंट्री है ना। तो ये सिम्टम से ही क्लियर हो जाता है। बड़ा सिंपल है, ये तो चीज़ मैं आपको 2 घंटे में सिखा दूंगा। ये मान खुद लीजिए- आप प्रेडिक्ट मान करने लीजिए लगोगे। मेरे पास अब एस्ट्रोलॉजर को काफ़ी को मिलता हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रोलॉजी करता है वो भी शनि के हिसाब से करता है। बिल्कुल करेगा ना। उसका सैटर्न के साथ कौन सा, सैटर्न या जुपिटर के साथ होगा, या केतु के साथ होगा, या मरकुरी के साथ होगा, जो उसके आपको बिना वो एस्ट्रोलॉजी भी नहीं कर बिल्कुल नहीं कर सकता, उसको सक्सेस ही नहीं मिलेगी। सैटर्न प्रोफेशन है ना, सकता। जी। तो केतु क्या है, एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च है। जुपिटर क्या है, ज्ञान है, अध्यात्म है। मरकुरी कैलकुलेशन है। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर उसके हाउस में उसको होगा। सक्सेस ही नहीं मिलेगी ना। अगर वो प्लेनेट इकट्ठे नहीं भी होंगे चाहिए। तो यहाँ फिर उसके हाउस में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी
बहुत बढ़िया। जैसे सैटर्न का भी ट्रांजिट हुआ है जी 12 नंबर साइन में, तो सैटर्न तो प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन के अंदर क्या होने वाला है, इतना ज़बरदस्त है सैटर्न का जो ट्रांजिट हुआ है BNN के अंदर, मतलब सारा प्रोफेशन हिलने वाला है। और कामयाब कौन होंगे, जो फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं। सैटर्न प्रोफेशन है ना, 12 नंबर फॉरेन लैंड है, जी और जिनका वहाँ राहु बैठा है और भी बढ़िया हो जाएगा। जी सैटर्न का ट्रांजिट हो, जुपिटर का ट्रांजिट हो, राहु केतु का जो BNN में ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा अहमियत बताई गई है। आपने जिस भी ट्रांजिट के बारे में देखना चाहते हो ना, आपको पहले तो प्लैनेट का एट्रीब्यूट पता होना चाहिए टोटल। जी उसके बाद जिस हाउस में वो ट्रांजिट करने जा रहा है, हाउस नहीं सॉरी साइन, उसके एट्रीब्यूट कारक तत्व का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जिस साइन के अंदर वो ट्रांजिट होने जा रहा है उसमें कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, जैसे पाइसिस में ट्रांजिट हुआ अभी वो, जी उसमें पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती आ रहा है, उन तीनों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद सैटर्न अगर पाइसिस में ट्रांजिट हुआ है तो आपके चार्ट में 12 नंबर साइन, 4 नंबर साइन और 8 नंबर साइन में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं नेटल चार्ट में। नेटल चार्ट जी जब आपका जन्म हुआ, जो आपको चार्ट मिला, वहाँ कौन कौन से बैठे हैं, इन सारी चीज़ों को जब आप कंबाइंड करते हो ना, फिर किसी का जो ट्रांजिट है, गोचर है, उसकी प्रडिक्शन की जाती है। लोग आपको देखा होगा पॉडकास्ट में या टीचर देखते होंगे, सैटर्न ये करेगा, सैटर्न ये करेगा। हर एक की कैलकुलेशन अलग है, हर एक की कैलकुलेशन। सबसे पहले तो सैटर्न का आपको पता होना चाहिए कि सैटर्न क्या है। सैटर्न में आपको बताया कि कर्म प्रधान है, सैटर्न आपका प्रोफेशन है, बिजनेस है, और आपका स्टेटस भी है वो सैटर्न। सैटर्न को, सैटर्न से क्यों डरा जा रहा है, जी सैटर्न के पास ना, जैसे आप बीमार पड़ते हो तो कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाते हो जी ना। जी अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो कहाँ जाते हो आप, पुलिस वालों के पुलिस पास। वाले अगर आपको कोई दंड देता है तो कौन देता है, जज देता है ना। और आपको बचाता कौन है, सच झूठ बोल के, वकील। तो हर एक बंदे का जैसे प्रोफेशन डिसाइड है ना, ऐसे ही हर एक प्लैनेट के एट्रीब्यूट डिसाइड किए हैं उस ईश्वर ने। जी सैटर्न का काम होता है कि जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, उसको स्टोर रखने की जो क्षमता है ना, वो सैटर्न के पास है। वो उसको स्टोर करके रखता है। जी अभी अपने घर के अंदर देख लेना, यहाँ आपके घर का स्टोर होगा ना, वहाँ सैटर्न एक्टिवेट हो गया। आपके घर का जो स्टोर है वो सैटर्न है। जी तो स्टोर करके रखने की जो क्षमता है ना, पकड़ के रखने की जो क्षमता है, वो सैटर्न के पास है। और जब उसका टाइम आता है ना, फिर वो लेखा जोखा आपको उस कर्मों का देना पड़ता है। देना पड़ता और जो सैटर्न है ना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। जी जैसे हमारे टीचर होते थे ना, जो स्ट्रिक्ट होते थे, जिनके पास डंडा होता था, आप घर में खाना बाद में खाते थे, पहले उनका होमवर्क करते थे। जी तो सैटर्न एक ऐसा टीचर है जो बड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। और आपने जितने भी कर्म किए हैं उसने स्टोर किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको वो सारे के सारे जितने भी आपने कर्म किए हैं उसका फल जो है ना, वो भोगना पड़ता है जी जब सैटर्न का टाइम आता है, ठीक है ना। वो जब आप उसका सारा अपना जो कर्म है उसका दंड भोग लेते हो ना, उसके बाद सैटर्न ने आपको क्लीन करना होता है, क्लींजिंग करनी होती है आपकी। सैटर्न के 3 नक्षत्र हैं, जी पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद। जी ये तीनों मून के वाटरी साइन में मिलते हैं। पुष्य नक्षत्र जो है ना, वो कैंसर साइन में मिलता है। अनुराधा जो नक्षत्र है ना, वो स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में मिलता है। उत्तर भाद्रपद मीन राशि में मिलता है। ये तीनों साइन जो है ना, वाटरी हैं। क्लीजिंग इसलिए होती है, जब आपने अपना मन शांत करना होता है ना, तो आंखों से आंसू आते हैं। गाड़ी वॉश करनी है, क्लीन करनी है, आपने घर अपना क्लीन करना है, तो वाटर से होता है। जी ऐसे ही सैटर्न जो है ना, सबसे पहले आपने जो भी कर्म किए हैं, उसने जो स्टोर किए हैं, जब उसका टाइम आता है तो वो आपको भोगना पड़ता है। उसके बाद उसकी क्लींजिंग होती है। तो हमें क्या लगता है कि सैटर्न बड़ी प्रॉब्लम वाला है, एक्चुअल में उसका ये कर्म है। जी अभी वो पाइसिस साइन में आ गया ना, जी अभी पाइसिस साइन लास्ट साइन है, 12 नंबर साइन लास्ट साइन। जी अभी आपको जो है ना, जैसे अभी तो हम बिल दे देते हैं ना, बिजली के बिल ऑनलाइन दे देते। पहले क्या होता था कि वो घर घर में जाकर बिल देते थे, आपका इतना बिल आया, आपका इतना बिल आया, आपका इतना बिल आया। सैटर्न वो है पाइसी साइन में करने वाला,
क्योंकि ये लास्ट है। यहाँ आपके जो भी कर्मा है ना, उसका रिजल्ट आपको मिलना है 12 नंबर साइन में, क्योंकि 1 नंबर साइन में जब सैटर्न ने जाना है तो नई लाइफ स्टार्ट होती है। तो 12 नंबर में सारा कुछ एक बार फिनिश होना है, ठीक है। इसीलिए डराया जा रहा है। तो डरने वाली बात कोई नहीं होती, बस आपको कर्मों का निर्धारित है। अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं, अगर आपने बड़े लॉयल रहकर अपना बिजनेस किया हुआ है, जी। आपने अपने बिजनेस में तप किया हुआ है, हार्ड वर्क किया हुआ है, तो यही जो साइन में जो ट्रांजिट हुआ है ना, आपको कहीं का कहीं ले जाएगा। आपको पता है 12 नंबर से पहले सैटर्न कहाँ था? 11 में, 11। कुंभ राशि में। जी। तो उसका ट्राइन क्या बनता है? 3 7 11। जी। आपको पता है जो 2.5 साल में कितने एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट से निकले हैं, कितने पॉडकास्ट बनने शुरू हो गए। सैटर्न बिजनेस है ना, जी। 3 7 11 ट्राइन यही करवाता है। 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर ग्रुप बनने हैं, लोगों ने पैसे कमाने हैं, पॉडकास्ट में आना है, दुनिया भर के जो एस्ट्रोलॉजर निकलने हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी की ABC का भी नहीं पता ना, वो भी आपको ऐसी ऐसी रेमेडी बताते हैं कि हंसी आती है उनको सुन के। अभी क्या है? पैकअप। 12 नंबर इज पैकअप। कोई पॉडकास्ट, कोई जाली डुप्लीकेट एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने तप नहीं किया, जी। जिन्होंने नॉलेज नहीं ली, पैकअप है, एंड हो गया उनका, जी। ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा कि जब वो सैटर्न गया प्रोफेशन का लॉर्ड 11 नंबर साइन में, तो कितने शेयर जो ट्रेडिंग था, शेयर था, कितना बड़ा हुआ था। सैटर्न का जितना भी रेलवे का जो शेयर थे, जो लेदर थे, कोयला था, गैस था, कितना बड़ा हुआ था। और सैटर्न जब 12 नंबर में आया, उसी दम ट्रेडिंग रुक गया सारा ख़त्म हो गई ना, डेड हो गई ना। यही कारण है। यहाँ पैकअप है। यहाँ तो जो लॉयल होगा, जो रॉयल होगा, जो एक्सपीरियंस होल्डर होगा, जिन्होंने तप किया है अपने बिजनेस में, और जो सोसाइटी पे ग्राउंडेड होके काम करता है, उनको राइज मिलेगा इस ट्रांजिट के अंदर। नहीं तो दुनिया भर के जो फ्रॉड बंदे थे, वो जेल भी जा सकते हैं, बीमार भी पड़ सकते हैं, और उनका खात्मा तय है, क्योंकि यहाँ पैकअप है। हर प्लैनेट का ट्रांजिट जो है ना, पहले उसका एट्रीब्यूट क्या है, फिर जहाँ ट्रांजिट कर रहा है वो क्या है। आपको ये बताऊं कि जो 3 नक्षत्र है ना पाइसिस साइन के, जहाँ सैटर्न ने ट्रांजिट किया है, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये इतने मैच्योर नक्षत्र है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। दुनिया भर की नॉलेज उनके पास है, दुनिया भर का, मतलब उनको पता है कि दुनिया किस एंगल से देखनी है। जी। इन तीनों नक्षत्र में से कोई भी प्लेनेट भी आपका यहाँ बैठ गया ना, मून बैठ गया, मरकुरी बैठ गया, तो वो प्लेनेट के से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट होते हैं ना, आपकी मास्टरी होती है उनके ऊपर। और ये साइन जो है ना, पाइसिस साइन जो है, ये रिलैक्स साइन है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि धर्म कर्म के काम, जी। हमारा कर्म, जी। लेना देना क्या है। इसलिए तो 12 नंबर को मोक्ष बोला जाता है। यहाँ आकर सारा कुछ बंदे को क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या देना है। हर एंगल से दुनिया उसको समझ में आती है। सैटर्न जो होता है ना, वो पब्लिक को डिनोट करता है, जो ग्राउंडेड बंदे होते हैं। जी। अगर पब्लिक, अगर दुनिया आपको अच्छा समझती है ना कि ये अच्छा इंसान है, तो सैटर्न कभी आपको प्रॉब्लम नहीं देता। पब्लिक का जो ओपिनियन है ना, वो आपके लिए बेहतर होना चाहिए कि ये अच्छा इंसान है, जो लॉयल है, और आप एक्चुअल में भी होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए। फिर सैटर्न आपकी फेवर में काम करता है। और पाइसिस में वही बंदे कामयाब होंगे जहाँ उसका ट्रांजिट हुआ 2.5 साल के लिए। अभी आप देखोगे शेयर मार्केट, बिजनेस, जितने भी फेक एस्ट्रोलॉजर थे, सारे ख़त्म होने सब वाले, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है। बहुत जल्दी हो जाने। झूठ हर चीज़ से खत्म हो रहा है। नहीं, सैटर्न का क्वालिटी है ना ये। जी। हाँ, पिछले 3 महीने की बात करें तो पिछले 3 महीने में जितने भी फेक इमिग्रेशन एजेंट थे, सब बंद हो गए। सब होने, इमिग्रेशन इंडस्ट्री खत्म हो गई। बिल्कुल होने। सिर्फ वही लोग बचे जो पुराने काम कर रहे थे। अभी स्टार्टिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 9 महीने और हैं। फेक जितने भी, चाहे इमिग्रेशन में हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, उनका पैकअप है अभी। क्योंकि पाइसिस साइन जो है ना, वो क्रिस्टल क्लियर है। जी। रियलिटी चेक मिलने अभी आपको कि एक्चुअल में आप क्या हो, ग्राउंडेड कितने हो आप। हर ट्रेड में से धोखेबाज लोग निकल रहे हैं, जो गुणवान गुणी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा BNN के अंदर आता है। तो जैसे BNN में आपने बताया कि
सैटर्न को जिम्मेदारी है, सैटर्न प्रोफेशन है, ऐसे सभी ग्रह की एक एक अलग अलग संज्ञा है। वीनस वेल्थ है, वीनस वाइफ है, लग्जरी है, मरकुरी आपकी एजुकेशन है, जी। आपका ब्रेन है, आपकी इंटेलिजेंसी है, मंगल आपकी बॉडी है, और मंगल फीमेल के लिए उसका हस्बैंड है बीएन के अंदर के। आपने फीमेल ने अपने हस्बैंड के बारे में देखना है ना, मंगल से पता चलता है कि उसकी नेचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी हेल्थ क्या है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी काम है, छोटे भाई मंगल है ना। जी। जुपिटर इज़ योर सेल्फ बीएनएन के अंदर। जी। जैसे हम फर्स्ट हाउस देखते हैं ना कि आप फर्स्ट हाउस हो, आपकी क्वालिटी क्या है, तो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। बीएनएन कहता है फर्स्ट हाउस नहीं, जुपिटर इज़ योर सेल्फ। आप अपने चार्ट में देख लेना, जुपिटर आपका जिस साइन में होगा, जी। जुपिटर के साथ जो भी प्लैनेट बैठा होगा, जी। वही आपकी क्वालिटी रहेगी, वही क्वालिटी रहेगी आपकी। तो BNN भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। वैदिक के ही हैं सारे, लेकिन फार्मूलास अलग अलग है, टेक्निक अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग है, कैलकुलेशन अलग अलग है। जैसे जैमिनी बिल्कुल ही चेंज है, जैमिनी बिल्कुल ही डिफरेंट है। जी। मैं जैमिनी भी पढ़ाता था पहले पहले, जी। लेकिन जब मैंने 7 सब्जेक्ट आपस में इंटरलीक किए ना, तो जैमिनी उसमें मैच नहीं करती थी, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। तो जब स्टूडेंट बोलते हैं तो फिर मैं जैमिनी भी करवाता, लेकिन वो साइड में होती है। अभी वैदिक शुरू किया हमने, वैदिक के बाद केपी हो गया। केपी के बाद आ गया हमारा BNN। हाँ। इसके बाद फिर क्या पढ़ाते हैं? इसके बाद आता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, भी इसमें ही आती है, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही। जी। कि कोई भी आपके पास पेशेंट आता है या कोई बीमारी लेके आता है, तो हमें एक बात का पता है कि अच्छा होना, बुरा होना या क्या होना है, दशा डिसाइड करती है। दशा की स्क्रिप्ट डिसाइड करती है नक्षत्र लेवल के थ्रू। तो 6th हाउस हमारी बीमारी का होता है। जी। 6th हाउस का सबलॉर्ड का एनएल जो होगा, वो बीमारी डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी बीमारी लगेगी, आप कौन सी बीमारी से ग्रस्त रहेंगे। जब दशा में वो प्लेनेट एक्टिवेट हो गया जी। तो प्रॉब्लम आ जानी है। फॉर एग्जांपल मरकुरी है, जी। 6th हाउस का सब लॉर्ड का एनएल, तो मरकुरी आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने की प्रक्रिया, एलर्जी है, नर्वस सिस्टम है, जी। ब्रेन है आपका। और एक तो होती है ना डिप्रेशन, एक एक्सट्रीम लेवल की डिप्रेशन भी मरकुरी देता है। जी। ठीक है। जैसे 6th हाउस का सब लॉर्ड का एनएल जुपिटर है, तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी है, ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, सबसे मेन अस्थमा हो गया। ऐसे हर एक प्लैनेट को बीमारियां रिलेट करती हैं। लेकिन बीमारी आनी कब है? जब दशा एक्टिवेट होती है। तो हमने बड़ा ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ बीमारी से बचने वाली रेमेडी जो होती है। मेरी बात तो छोड़ो, मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं इस लाइन के अंदर। तो वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमारा बहुत एक बेहतरीन पार्ट है जब जो हमारा टीचिंग लाइन के अंदर। जी। एक बात बता दूं कि किसी भी हाउस के रिजल्ट को काट देता है उसके पीछे वाला हाउस, पीछे वाला जहाँ से प्रीवियस हाउस। जी। तो 6th हाउस अगर बीमारियों का है, लेग पुलिंग का है, एनिमिटी का है, डेप्ट का है, तो उसको कौन काटेगा? 5th हाउस काटेगा ना। हमने देखना है कि 6th हाउस का सब लॉर्ड का एनएल कौन है, जी। हमने उसको 5वें घर में एक्टिवेट कर देना है। उसके घर का पहले मैप बनाना है, जी। फिर उसको ग्रिड करना है। 5th हाउस में जो भी साइन आता है, जैसे 5th हाउस में आ गया 4 नंबर साइन, जी। हमें पता है कि 4 नंबर साइन जो है ना एनएनई है। एनएनई का मतलब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जी। तो हमने वहाँ जाकर उस प्लैनेट को एक्टिवेट कर देना है, आपकी बीमारियों का उसी टाइम पे अंत हो जाता है। अगर वो भी नहीं करना तो हम बॉडी पे टैटू एक्टिवेशन का काम करते हैं। ये भी मेरी टीचिंग के अंदर बहुत बढ़िया टॉपिक है, टैटू एक्टिवेशन। कि हमें पता है कि 5th हाउस जो बीमारियों को ख़त्म कर रहा है उसमें 4 नंबर साइन है, तो हमने बॉडी को 12 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जी। तो 4 नंबर का जो पोर्शन है वो चेस्ट का आता है। जी। चेस्ट में वो प्लेनेट का टैटू बनेगा जो 6 को रूल कर रहा है, जी। और उसी के कलर से बनेगा। जैसे मरकुरी है तो ग्रीन है, जी। सन है तो ऑरेंज है, मंगल है तो रेड है ना, ऐसे। जुपिटर है तो गोल्डन है। वही टैटू बनेगा, 1 इंच का ही बहुत होता है। जी। अगर वो बन गया तो वो प्लेनेट 5th हाउस में एक्टिवेट हो जाएगा और बीमारियों का काम ख़त्म हो जाता है। टैटुओं से भी उपाय होते हैं? हाँ, टैटू एक्टिवेशन। कोई क्लाइंट आपके पास आया है, वो कहता है जी मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, और आपको पता है कि दशा की स्क्रिप्ट डिसाइड करती है कि क्या क्या होना है। जी। अगर शादी होनी है तो उसमें कॉम्बिनेशन आने चाहिए 2 7 11। जी।
2 नंबर फैमिली में बढ़ोतरी, 7 नंबर मैरिज, 11th हो गया आपकी डिज़ायर फ्रूटफिल का हाउस। जी। वो तीनों नहीं आ रहे दशा की स्क्रिप्ट के अंदर, तो कैसे शादी होगी? नहीं होगी ना। हमें पता है कि जो दशा का नक्षत्र लॉर्ड है वो रिजल्ट देता है। जी। हमने नक्षत्र का जो लॉर्ड है उसको उठाना है। जी। 7th हाउस में जो भी साइन है ना, उस साइन के अंदर वो प्लैनेट को एक्टिवेट कर देना। वही प्लैनेट शादी करवाने में सक्षम हो जाता है। उसी बॉडी पार्ट पे जाके उसी वही बॉडी tattoo पार्ट पे बनाओ या उसके घर के जोन में बनाओ। यही मेरा मेन कंसेप्ट है सबको सिखाने का, कि जितनी भी टेक्निक है ना, चाहे वैदिक है, चाहे केपी है, चाहे बीएनएन है, चाहे महावास्तु है, एस्ट्रो वास्तु, टैटू एक्टिवेशन है, जब मैं चार्ट का एनालिसिस करता हूँ ना, मैं सारी की सारी टेक्निक को कंबाइंड करता हूँ जी। कि कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट है, कौन सा साइन में हमें प्लैनेट को लेके जाना है, उसके घर में कैसे ग्रिड करना है, कैसे उसको एक्टिवेट करना है, सारे रिजल्ट उसी टाइम पे आ जाने हैं। वास्तु आता है इसके बाद। जी। वास्तु सारी दुनिया कर रही है जिसको महावास्तु बोल रहे हैं। जी। अभी चलो किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन किसी को रिजल्ट आ रहे हैं वास्तु के, बहुत कम आ रहे हैं। किसी का प्लैनेट की दशा अगर उसकी फेवर में आ गई तो रिजल्ट आ सकते हैं, वास्तु से तो किसी के आने नहीं ना। क्योंकि जैसे किसी का हॉरोस्कोप एक नहीं होता ना, जी। ऐसे ही मैप या घर का वास्तु भी सेम नहीं होता किसी का। पर जब वास्तु की बात आती है, 3-4 डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। पहले तो वास्तु सुना कि होता ही महंगे लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए विधि है, गरीब आदमी के लिए वास्तु नहीं ये होता। वास्तु के जो फाउंडर है ना, उन्होंने अपनी पहले लेक्चर में ये बोला था जी। कि जो बहुत रिच एस्ट है ना, उनका ही काम करना, गरीबों के एस्ट्रोलॉजर बहुत बैठे हुए हैं। दूसरा, वास्तु के अंदर एक मकान कुंडली का अलग फार्मूला वो है, रेड बुक का है। महावास्तु अलग है, हाँ वास्तु अलग है, हाँ एस्ट्रो वास्तु अलग है। हाँ। ये इतने सारे वास्तु है, ये समझाइए वास्तु है क्या एग्जैक्टली? देखो पहले तो हमें साधारण शब्दों में समझाइए। साधारण शब्दों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बेसिक का पता होना चाहिए वास्तु जी। का। बेसिक सिंपल क्या होता है कि जैसे आप अपने घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का जब 16 जोन में उसकी डिवाइडेशन करते हैं ना, जी। ईस्ट क्या है, साउथ ईस्ट क्या है, साउथ क्या है, वेस्ट क्या है, नॉर्थ क्या है, हर एक जोन के अपने अपने एट्रीब्यूट हैं। वो 16 जोन में डिवाइड किया जाता है, उसको वास्तु मुझे बोलते हैं। मुझे समझने दीजिए। हमने एक प्लाट लिया घर बनाने के लिए। अब उस प्लाट के अंदर एक गेट होगा घर के अंदर जाने के लिए। उस गेट से हम अंदर जाएंगे। उस घर के अंदर एक रसोई भी होगी, रहने वाले कमरे होंगे, बाथरूम होगा, टेरेस होगा, ड्राइंग रूम होगा, डाइनिंग टेबल लगेगा और मंदिर होगा। अब ये एक घर बनता है। हाँ जी। अब इसी घर के अंदर वास्तु इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो अब समझाइए इसको, क्या 16 भागों में पहले प्लाट को बांटना है? वो तो बता दिया ना कि रूम होंगे, ड्राइंग रूम होगा, किचन होगा, सीढ़ियाँ होगा, जो भी है, लेकिन वो बना किस किस जोन में है। अच्छा, पहले उसको 16 भाग में बांटेंगे। हाँ, सबसे पहले तो घर के सेंटर से जाके आपने डिग्री लेनी है। जी। डिग्री लेके मैप को ग्रिड करना है, 16 भागों में बांट देना उसको। उसके बाद आपने देखना है कि मेरा किचन, मेरा रूम, मेरा टॉयलेट, मेरा ड्राइंग रूम कहाँ कहाँ बना हुआ है। ये बेसिक कंसेप्ट है। मान लीजिए किसी ने नया घर बनाना है, हाँ तो पहले आप उसको सलाह देते हैं कि एक प्लाट लीजिए, हाँ अब इसको 16 भाग में बांटिए। उसके बाद आप विधि बताते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। बिल्कुल, वो बेसिक कंसेप्ट है। वो बेसिक है जो सारी दुनिया सीख रही है। जी। अब उसके कि बाद जो आपकी बाद एंट्रेंस जो है जी वो N4 में होनी चाहिए, आपकी किचन जो है जी वो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, आपकी टॉयलेट जो जी है SSW में डिस्पोजल जोन में होनी चाहिए, आपके जो रूम है वो साउथ वेस्ट में होने चाहिए, साउथ में होने चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में होने चाहिए, है ना। ये बेसिक ये बेसिक है। अब बेसिक से आगे चलते क्या होता इसके बाद आगे आता है हमारा काम, एस्ट्रो वास्तु। है? एस्ट्रो वास्तु। आपका चार्ट बताता है कि आपका रूम कहाँ होना चाहिए, अच्छा, आपकी कुंडली के हाँ, हिसाब से अब बनेगा। आपका किचन कहाँ होना चाहिए, जी। आपकी मेन एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए। अब थोड़े से ना अपना 5-6 महीने की बात होगी, आपके ही शहर से, जलंधर से, जी। जी। बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की फैक्ट्री थी। जी। बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की फैक्ट्री, बहुत चलता था काम, उनका एक्सपोर्ट होता था। बड़े नामी वास्तु को बुलाया, वास्तु एक्सपर्ट को।
तो उसने क्या किया कि उनकी थी WN W और नॉर्थ वेस्ट की एंट्री, मेन गेट जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको उसने ब्लॉक करवाया और वेस्ट की एंट्री को ओपन करवाया। सभी को पता है कि वेस्ट प्रॉफिट एंड गेन है, जी और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट जो है ना, वो डिप्रेशन का जोन है, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल साथ में आता है। जी और SSW सारी दुनिया को पता है कि डिस्पोजल एनर्जी है, वो तो हमें सबसे पहले जाते उसको बंद करते हैं सारे एक्सपर्ट। जी कर दिया उसको बंद। क्या किया कि नॉर्थ वेस्ट की एंट्री को बंद किया, वेस्ट की एंट्री को ओपन करवाया जो अच्छी होती प्रॉफिट गेन की, और SSW की जो डिस्पोजल एनर्जी है ना, वो बंद करवा दी। SSW से उनका सामान जो था ना, पैक होके बाहर निकलता था एक्सपोर्ट के लिए। जी ये 3 काम करवाए। ईडी की रेड पड़ गई, 2 भाई थे, दोनों आपस में लड़ पड़े, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। बाद में मेरे को फ़ोन आया 5-6 महीने के बाद, सर आना बड़ी जरूरी बात करनी है। जी तो मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे वास्तु के बहुत नामी बंदे थे, तो ऐसे ऐसे किया है। तो मैं कभी भी वास्तु बेसिक पे काम नहीं करता। मैंने कहा जी जो इनका ऑनर है, जिनके नाम पे है, उनका ले आओ, उनके फादर के नाम पे थी। तो वो चार्ट मेरे पास आ गया, मेरे को याद है उनका कैंसर लगन है। जी एक बात आपको बता दूं कि उनकी ना फैक्ट्री थी स्पोर्ट्स की। जब भी हमने चार्ट की प्रडिक्शन करनी है, जी जी स्पोर्ट्स के ऊपर कोई भी बिजनेस है, तो स्पोर्ट्स का हाउस होता है 5वां घर कुंडली का, 5th हाउस से स्पोर्ट्स का देखा जाता है। अगर कैंसर लगन है तो 5वें घर में कौन सी राशि जाएगी? 8 जाएगी ना, 4 5 6 7 8। जी 8 नंबर साइन थी 5वें घर में, और 5वां घर होता है स्पोर्ट्स का। जी अभी उनको नहीं पता कि 8 नंबर साइन को SSW रिप्रेजेंट करता है। जी वहाँ से उनका सामान पैक होके जाता था बाहर, उसको बंद करवा दिया कि ये डिस्पोजल एनर्जी है जी। कैंसर लगन के हिसाब से जो हमारे प्रॉफिट एंड गेन का हाउस है, जी जहाँ से हमें सक्सेस मिलती है, जहाँ से हमको गेन मिलते हैं, वो 11th हाउस होता है। कैंसर लगन के हिसाब से 11th हाउस में 2 नंबर साइन आता है। 2 नंबर साइन होता है नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से सुपर सक्सेस गेन मिल रहे थे, उसको भी बंद करवा दी और वेस्ट की एंट्री ओपन कर दी। अभी आपको मैं बता दूं, अच्छी तरह से सुनना, कि वेस्ट 11 नंबर साइन को रिप्रेजेंट करता है, कुंभ राशि को। तो अगर उसका कैंसर लगन है ना, तो कैंसर लगन के हिसाब से 11 नंबर साइन 8वें घर में आता है। 4 5 6 7 8 9 10 11। जी तो उसने वेस्ट की एंट्री को ओपन करवा दिया। तो 8वां घर ईडी की रेट, इनकम टैक्स, प्रॉब्लम, पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट, उसकी एंट्री को ओपन करवा दिया। जहाँ से स्पोर्ट्स का काम चलता था वो बंद करवा दिया, जहाँ से गेन मिलता था वो भी बंद करवा दिया। कि यह बेसिक के हिसाब से है, और बेसिक वास्तु के अंदर ऐसे ही ट्रीट होता है। लेकिन जब हमने एस्ट्रो वास्तु देखा तो सारी की सारी प्रॉब्लम आ गई। उसको बोला कि जैसे जैसे था वैसे वैसे ही दोबारा कर दे, तेरे लिए बहुत बढ़िया था वो। कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की वर्चुअल एंट्री ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेमेडी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। एस्ट्रो वास्तु बताता है कि आपका मैप क्या है, आपका मैप क्या है। चार्ट के बगैर अगर आपने वास्तु कर लिया तो बिल्कुल काम नहीं आएगा। एक फ्लैट है, एक घर है, मैं पता नहीं कितने फ्लैट में, घरों में जाकर विज़िट करता हूँ वास्तु की। मुंबई के मेरे बंदे थे, फ्लैट में आए, जुहू की बात है, बहुत राइज किया, बहुत पैसा कमाया। 2 बच्चे थे, दोनों हाई स्टडी के लिए USA चले गए, वहाँ जाकर कामयाब हो गए। पीछे पेरेंट्स थे, उनका काम था फैक्ट्री फुक्ट्री होगी कोई अपना बड़ौदा की साइड पे। तो बच्चों ने बोला पेरेंट्स को हमारे पास आ जाओ। तो जब जाना था तो फ्लैट बेच के जाना था। फ्लैट बेच दिया दूसरी फैमिली को, वो बड़े रेनोवेट बंदे थे, उनकी बाद में धज्जियाँ उड़ गई उस फ्लैट में आने के बाद। अगर तो उस फ्लैट में प्रॉब्लम होती तो पहली फैमिली को भी प्रॉब्लम आती। हुआ क्या है कि जो दूसरी फैमिली आई है, उसके चार्ट में उस फ्लैट की जो एंट्रेंसेस है, जो उसके रूम की लोकेशन जोन है, जो किचन है, वो मैच नहीं कर रहा। हो सकता है कि उसकी जो नॉर्थ की एंट्री है, नॉर्थ को 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है, उसके 12 नंबर में खुलती हो, उसका लिब्रा लगन हो। तो ये सारी मैं टेक्निक सिखाता हूँ कि वास्तु सीखना है पहले,
जी। क्योंकि सेंटेंसेस बनाने से पहले आपको ABC सीखनी पड़ती है। ABC आती हो। तो ABC सीखकर बेसिक सभी को सिखाना है, लेकिन रेमेडियल पार्ट पे जब आना है ना, फिर एस्ट्रो वास्तु के ऊपर काम होना है। और यकीन मानिए, टैटू एक्टिवेशन और जो एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी मैं डिज़ाइन करके बताता हूँ ना, उसके इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। आपने अपने प्लैनेट को अपने फेवरेबल हाउस में एक्टिवेट कर दिया। किसी की दशा चल रही है वीनस की, जी। उसका एनल मरकुरी है, जी। वो 8th में बैठा हुआ है, जी। तो हमने 20 साल वेट थोड़ी करनी है कि हम 8वें घर में घुसे रहे, हमें प्रॉब्लम ही रहे, पीड़ा ही रहे। हमने उस प्लैनेट की रेमेडी डिज़ाइन करनी है। वो रेमेडी डिज़ाइन करने के बाद अपने फेवरेबल हाउस में उसको एक्टिवेट करना है प्रॉपर, बॉडी पे टैटू के साथ भी और अपने घर के जोन के अंदर भी। तो वही प्लैनेट आपको गेन देने लगता है, वही सक्सेस देने लगता है, वही दशा आपकी फेवर में हो जाती है। ये लेटेस्ट टेक्निक मैं सिखा रहा हूँ। मान लीजिए एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं। एक घर के अंदर 8-10 लोग रहते हैं। हम एस्ट्रो वास्तु किसकी कुंडली के हिसाब से बनाएंगे? जो आपके पास बंदा प्रॉब्लम लेके आ गया और उसी के हाथ से वो एक्टिवेशन करवानी होती है। या जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है? नहीं, जो बंदा आपके पास प्रॉब्लम लेके आ गया, आपने उसके चार्ट पे काम करना है। उसके हिसाब से फैमिली की सारी डिजाइन होगी। कोई बंदा बीमार है, फैमिली वाले आपके पास लेके आ रहे हैं, आप डॉक्टर हो, आपने पेशेंट देखना है, आपने दूसरी फैमिली को नहीं देखना। लेकिन अगर साथ में आप वो भी देख लेते हो ना कि जो एक्टिवेशन कर रहे हो दूसरे फैमिली मेम्बर को प्रॉब्लम ना आ जाए, अगर वही प्लैनेट प्रॉब्लम देता है उस जोन में एक्टिवेशन करने के बाद, फिर आपने टैटू एक्टिवेशन की रेमेडी डिज़ाइन करनी है कि उसके बॉडी पार्ट पे उसी का प्लैनेट एक्टिवेट कर दो, फिर वो पर्टिकुलर उस बंदे के ऊपर काम करेगा। ये टैटू एक्टिवेशन कितनी देर में हो जाती है? 5 मिनट में उसी टाइम शुरू काम? टैटू वाले को पास जाना है, आपने बोला ये 1 इंच का टैटू बनाना और यही बनाना और इसी कलर से बनाना और इसी बॉडी पार्ट पे बनाना है। कोई बंदा बोलता है कि मेरे को वेल्थ चाहिए जी। 10th का लॉर्ड 11th में एक्टिवेट कर दो पक्का ही टैटू के साथ। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई बेल लगाकर ऐसे बेल मारेगा वो करेगा हाँ जी विनय जी ये लो 10 करोड़ रुपया, ऐसे तो होगा नहीं। जो आप कर्म करोगे, जो आप प्रोफेशन के अंदर हो, वहाँ से आपको पैसा आना है ना। तो 10th आपका प्रोफेशन है, 10th का लॉर्ड 11th में एक्टिवेट कर दो। आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें गेन आने स्टार्ट हो जाने। ये परमानेंट टैटू है। आपके पास कोई आता है, वो कहता है जी मेरी हेल्थ जो है ना अच्छी रहे, तो आपको पता है कि फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ है, 5th हाउस गुड हेल्थ है। मैंने अभी आपको बताया कि 6 को काट देता है 5वां घर, तो 5वां घर गुड हेल्थ हुआ ना। तो अगर आप फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को 5th हाउस में एक्टिवेट करते हो, वो भी परमानेंट टैटू है, बनाओ। और अगर टेम्पररी बनाने हैं, फिर दशा की स्क्रिप्ट देखनी पड़ती है कि थोड़ा सा काम करना है, आज के दिन काम हो जाए ओके है, तो फिर मार्कर होते हैं, स्केच पेन होते हैं, उसी कलर का ले आओ और उसी बॉडी पार्ट पे उस पेन का टैटू बना दो, उसी कलर के साथ काम हो जाता है। जब काम हो जाए फिर बंद कर देना। टेम्परेली भी बनाने होते हैं, परमानेंट भी बनाने होते हैं। और एस्ट्रो वास्तु तो घरों में होता है, ऑफिस में होता है, फैक्ट्री में होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन वही है ना कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको वैदिक पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु के ऊपर जब वर्क करना होता है ना, 45 देवता को हैंडल करना होता है। तो 45 देवता भी तो प्लैनेट के अंडर ही आते हैं। सन के अंडर ये देवता है, मून के अंडर ये देवता हैं। जो वास्तु के अंडर देवता आते हैं ना, वो एस्ट्रो वास्तु में प्लैनेट के अंडर डिवाइड किए हुए हैं। 45 देवता होते हैं? हाँ, 45 देवता एनर्जी होती है ना जो घर के अंदर काम करती है। तो वो भी प्लैनेट्स को डिवाइड कर दिए हैं एस्ट्रो वास्तु में, मैं जो पढ़ाता हूँ। जी। जो भी दशा आएगी उसके एनल के अंडर जो देवता होंगे, आपकी प्रॉब्लम उन्हीं देवता में से एक होगी। आपने सीधा ही उस देवता के पास जाना है, उसको ट्रीट करना है, काम हो गया। ये एस्ट्रो वास्तु की टेक्निक है। तो हर एक ग्रह का अपना देवता होता है? हाँ, उसके बाद हिट्स के ऊपर काम होता है। जी। 45, 90, 180 कि जो प्लैनेट की दशा स्टार्ट हुई है उसकी स्क्रिप्ट के अंदर कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो 180 की किलर हिट, 90 की डेंजरस हिट किसी प्लैनेट के ऊपर लगा रहा है।
या किसी हाउस के ऊपर लगा रहा है, आपने उस प्लैनेट की हिट को ट्रीट करना होता है। ये भी एस्ट्रो वास्तु का कंसेप्ट है। ये 4-5 कंसेप्ट है। अगर कोई भी आपने एक ही पकड़ के कर दिया ना, उसी टाइम पे रिजल्ट आते हैं। ये सारे एडवांस टेक्निक है। वास्तु के रिजल्ट लेने तो एस्ट्रो वास्तु करो, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी के रिजल्ट लेने फिर KPBNN के ऊपर काम करो, जी अगर डेप्थ में जाना है तो। यही मैं सिखाता हूँ। अगर मेरे को कोई फ़ोन करके पूछेगा ना मेरी रेमेडी बताओ, मेरी रेमेडी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं पहले आपके व्यूअर्स को बता दूं, मैं तो बस यही चाहता हूं कि हर पर्सन खुद सीखे। जी 30 डेज़ का ही काम है। खुद मास्टर बनो, खुद सीखो, खुद अपनी रेमेडी डिज़ाइन करो। किसी के पास जाकर फ्रॉड का शिकार मत होना। 95% लोग सभी पैसों के पीछे लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ मेरे से कोई कंसल्टेंसी मत लो, खुद सीखो। जितनी आपने पैसे दे के कंसल्टेंसी लेनी उसमें तो मैं मास्टर बना दूंगा बंदों को। और ये प्रोफेशनल कोर्स है जो 7 सब्जेक्ट मैंने आपस में इंटरलिंक किए हुए हैं। इसमें एवरीथिंग आ जाना है। जी। जो लोगों की समस्याएं होती हैं, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है किसी न किसी दुख से जाता है, हाँ, तो जितनी भी समस्याएं हैं उसकी रेमेडी कैसे होती है? रेमेडी डिज़ाइन करनी पड़ती है कि किस लेवल पे आपने रेमेडी क्या करवानी है। पहले तो मैंने जो बताया है ना आपको कि जो भी होना है, अच्छा होना, बुरा होना या क्या होना है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, इन शॉर्ट इसको मैप बोलते हैं। जी M फॉर महादशा, A फॉर अंतरदशा, P फॉर प्रत्यंतरदशा। ये जो महादशा है ना, इसकी स्क्रिप्ट बनती है। ऐसे नहीं है कि ये महादशा चल रही है, ये यहाँ बैठा है तो ये प्रेडिक्शन तैयार हो गई। नो, 3 चीज़ें बस नोट कर लेना कि जिस प्लैनेट की महादशा चल रही है वो सोर्स बनता है कोई भी इंसिडेंट हैपन करने के पीछे। जी रिजल्ट कौन देता है? जिस प्लैनेट की दशा चल रही है उसका नक्षत्र लॉर्ड। और जो आपको रिजल्ट मिलने हैं उसका टेस्ट कैसा रहने वाला है, टेस्ट ऑफ रिजल्ट, वो उसी प्लैनेट का सब लॉर्ड बताता है। इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट तैयार हुई है ना, ये कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रही है KP चार्ट के अंदर, D1 में नहीं। फिर देखना पड़ता है कि वो प्लैनेट अगर 8वें से जुड़ गया, 12वें से जुड़ गया, 6 से जुड़ गया तो इसकी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है। अगर है तो फिर रेमेडी प्रॉपर डिज़ाइन करनी पड़ती है। प्लैनेट की एक्टिवेशन अपने फेवरेबल हाउस में एक्टिवेट करके या फिर उन हाउसेस और प्लैनेट के एट्रीब्यूट को लेके जी डिज़ाइन करनी पड़ती है। और मैं 7 सब्जेक्ट को जोड़ के रेमेडी डिज़ाइन करता हूँ। जी एक नक्षत्र विधि टेक्निक होती है, जी उसकी रेमेडी तो प्रॉपर करवानी चाहिए ना, कि जो प्लैनेट है वो किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र की कौन सी जो टेक्निक है वो निकली है रेमेडी के अनुसार। वो सारी शिवलिंग पे होती है। किसी की दक्षिणा पे निकलती है, किसी की पुष्पम पे निकलती है, किसी की वस्त्रम पे निकलती है, किसी की जाप पे निकलती है, किसी की मेडिटेशन पे निकलती है, किसी पे होता है कि राइस चढ़ाने हैं। एक तो रेमेडी वो डिज़ाइन करनी पड़ती है। एक प्लैनेट को अपने फेवरेबल हाउस में एक्टिवेट करना पड़ता है। एक देखना पड़ता है कि 6 में बैठा है, 8 में बैठा है, 12 में बैठा है। 3 ही तो हाउसेस होते हैं प्रॉब्लम वाले जो मेन होते हैं। अपने व्यूवर्स को मैं थोड़ा सा सिंपली बता देता हूँ जी कि 6th हाउस बीमारियों का है, जी लिटिगेशन का है, लेग पुलिंग का है, एनिमिटी का है। अगर कोई भी प्लैनेट 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, जी बस, और कुछ ना करो, सारा सिस्टम सही हो गया। अगर कोई प्लैनेट 8th हाउस में बैठकर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, पीड़ा है, सर्जरियां हो रही, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, आपको उस प्लैनेट की रेमेडी फ्रूट्स के थ्रू करनी चाहिए। जी क्योंकि जो बंदा बीमार पड़ा होता है ना, बेड पे होता है, क्रॉनिक बीमारी हो जाती है, 8वां अगर क्रॉनिक बीमारी का है, जी तो उसके लिए हम वेजिटेबल या ड्रेसेस नहीं लेके जाते, फ्रूट्स लेके जाते हैं। तो उसकी फ्रूट्स के थ्रू होती है। जैसे 8th हाउस में सन है, जी ऑरेंज डोनेट करो। 8th हाउस में राहु प्रॉब्लम दे रहा है, पाइन एप्पल। 8th हाउस में केतु प्रॉब्लम दे रहा है, बनाना। वीनस दे रहा है 8वें घर में, अंजीर। ठीक है ना। जुपिटर दे रहा है 8th हाउस में प्रॉब्लम, तो शारदा फ्रूट होता है,
येलो कलर का, सीताफल भी बोलते हैं आई थिंक उसको। जी ये ऐसे रेमेडी बड़ी सिंपली आप कर सकते हो। 12th हाउस भी प्रॉब्लम देता है बड़ी ज़बरदस्त, तो 12th हाउस की रेमेडी डोनेशन के थ्रू की जाती है। जी 12 नंबर हाउस में जो प्लैनेट बैठ गया उसकी रेमेडी डोनेशन होनी है, क्योंकि वो डोनेशन मांगता है। लेकिन कैसी डोनेशन, वो प्लैनेट का एट्रीब्यूट बताता है। जैसे सैटर्न है तो आपको किसी गरीब की छत की मुरम्मत करवा देनी चाहिए, सैटर्न कंस्ट्रक्शन करवाता है। जी अगर वहाँ मंगल बैठा है तो आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। मंगल आपके ब्लड का कारक है, जी मंगल आपकी बॉडी का कारक है। किसी की फिजिकली हेल्प कर दो, जी जैसे होमलेस पीपल होते हैं उनकी जाकर फिजिकली हेल्प कर दो। जुपिटर बैठा हुआ है 12th हाउस में तो आपको किसी न किसी को ज्ञान जो है ना फ्री में बांटना चाहिए। मरकुरी बैठा हुआ है तो आपको बच्चों को स्टेशनरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे हर एक प्लैनेट के एट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन करनी डोनेशन है। जी ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हो, नक्षत्र विधि टेक्निक कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग प्लैनेट को शिफ्ट करवा के अपने फेवरेबल हाउस में भी एक्टिवेट कर सकते हो, और प्लैनेट के जो एट्रीब्यूट हैं उसको पॉजिटिव यूटिलाइज करके भी रेमेडी डिज़ाइन की जाती है। लेकिन इस पर पैसा नहीं कोई भी लगता। जी जो मैंने आपको बताया था ना कि 10 लाख की रेमेडी भी वही है, 10 रुपये की भी रेमेडी वही है। और ये खुद सीखो, अपनी लाइफ की अलाइनमेंट खुद चूज़ करो कि उस ईश्वर ने, उस भगवान ने आपको क्या कॉम्बिनेशन दे के भेजा हुआ है। वीनस केतु का कॉम्बिनेशन, जी वीनस वेल्थ है ना, वीनस आपका वाइफ के साथ रिलेशन है। अगर वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है तो एक तो इसकी प्रडिक्शन बनती है, क्योंकि वीनस अगर वेल्थ है तो केतु डिटैचमेंट है, जी केतु सेपरेशन है, केतु नेगेशन है। केतु को मोक्ष इसीलिए बोला गया है कि उसको मटेरियलिस्टिक लाइफ से कुछ नहीं लेना देना। वो कहता है कि मेरे साथ कोई प्लैनेट बैठ गया ना, जहाँ कोई प्लैनेट मेरे को फॉलो करता होगा तो मैं उसके रिजल्ट को काट दूंगा। तो केतु तो नेगेशन है। हजारों नहीं लाखों चार्ट देख लेना, सभी जितने भी सुन रहे हैं, उसका फल मिलेगा ही नहीं। वीनस अगर केतु के साथ बैठ गया तो आपकी वाइफ के साथ रिलेशन सही नहीं रहेंगे, डिवोर्स हो जाएगा। जहाँ एक ही घर में आप सेपरेट रहोगे। जी वेल्थ आना तो छोड़ो, जो आपने सेव की होगी ना वह भी ख़त्म हो जाएगी। लाइफ में 3 बार ऐसे होगा कि आप 10 रुपये भी नहीं आपके पास होते। ये तो होगा नेगेटिव पहलू। अभी पॉजिटिव, जो मैंने अभी आपको बताया कि ईश्वर ने क्या कॉम्बिनेशन दे के भेजा, अगर आपको पता चल गया तो। जी केतु बोलता है कि अगर वेल्थ चाहिए ना तो मेरी लाइन में आकर ही मिलने हैं पैसे, और जितना केतु पैसा दे देगा उतना कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन फील्ड केतु का चाहिए। अभी केतु के फील्ड कौन से हैं? वकील बनो, एस्ट्रोलॉजर बनो, जी रिसर्च में आओ, सीए बनो, जो लंबे लंबे पाइप बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वायर बनाते हैं, सारे केतु के डोमेन है ये। और अगर वाइफ चाहिए आपकी तो बिल्कुल केतु वाली चाहिए, अध्यात्म वाली, सिंपल, जो मेडिटेशन करती हो, भगवान का नाम लेती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी प्लानर का कॉम्बिनेशन क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, फॉरेन में कितना नाम कमाया आपने, मतलब वर्ल्ड में नाम है, वर्ल्ड रिनॉल्ड बंदे हो आप, तो मेरे को पता है कि आपका सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जी जितना राहु को ट्रिगर करोगे उतना कारोबार चलना है। सैटर्न इज प्रोफेशन, राहु का काम आप कर रहे हो। तो प्लैनेट का कॉम्बिनेशन समझो, फिर कोई प्लैनेट, कोई कॉम्बिनेशन, कोई दशा, कोई हाउस वर्स्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला फाइनेंशियली बात करें, फाइनेंशियली तो बताया जाता है कि 3, 5, 8, 12 हाउसेस किसी भी दशा में आ गए, पैसा नहीं आएगा। क्योंकि जो 5 नंबर होता है ना वो 6 को निगेट करता है। 6 क्लाइंट का पैसा है, जी 8 नंबर प्रॉब्लम है, 12 वेस्ट है, और 3 नंबर जो है वो 8वें का 8वां है। तो जो आपके सामने शख्स बैठा है ना, इसकी सारी उम्र 3, 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन ही चलेगा हर दशा में। तो क्या मेरे पास पैसा नहीं आ रहा? मैंने उन हाउसेस को प्रॉपर पॉजिटिव यूटिलाइज किया हुआ है। जी 3 नंबर होता है ऑनलाइन सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग, उसी में हूँ मैं। 5 नंबर होता है सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का काम करो, हीलिंग का काम करो, कंसल्टेंसी का करो, मैं कर रहा हूँ। 8वां घर होता है एस्ट्रोलॉजी का काम करना है, रिसर्च का करना है, कर रहा हूँ। 12 नंबर होता है आपका बेडरूम, मैं अपने बेडरूम में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। और बताओ। तो मैंने वो सारे हाउसेस को पॉजिटिव
यूटिलाइज़ किया हुआ है, मैंने वो प्लैनेट्स को पॉजिटिव यूटिलाइज़ किया हुआ है, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हर एक प्लैनेट, हर एक हाउस, हर एक दशा आनंद भी देती है, पैसा भी देती है, कंफर्ट भी देती है, लग्स भी देती है, प्रोफेशन भी देती है। बस आपको उस कॉम्बिनेशन को समझना आना चाहिए, दशा को डिज़ाइन करना आना चाहिए। ये बुकिश बातें नहीं है। अभी मेरे स्टूडेंट बहुत बोलते हैं, सर जी आपने प्रेडिक्शन भी सिखा दी, आपने एवरीथिंग सिखा दिया, क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन रेमेडी जब डिज़ाइन करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। रेमेडी डिज़ाइन करने में आपको प्रैक्टिस चाहिए हज़ारों चार्टों के ऊपर, कम से कम 10 से 15 चार्ट आपको डेली चेक करने चाहिए। वो क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो बंदे, वो हर एक चीज़ आपके सामने निकलनी चाहिए डेली बेस पे। फिर आपको रेमेडी डिज़ाइन करनी आती है बड़ी जल्दी। ये प्रैक्टिस का काम है। लेकिन ये बुकिश बातें नहीं है, ग्रंथों वाली पुरानी चीज़ें जो है ना, अभी छोड़नी पड़ेगी हमें। राहु की दशा आ गई, दुनिया भर के उपाय लिख देते हैं रेड बुक वाले जी। वैदिक वाले। राहु आ गया, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। एक बात मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि जिस प्लैनेट को आप पॉजिटिव यूटिलाइज करते हो, वो प्लैनेट आपकी फेवर में है, वो प्रॉब्लम नहीं दे सकता। हर कोई राहु को प्रॉब्लमेटिक ही कहता है कि राहु वही से तो बता फायदा रहा हूँ। फायदा भी होता है राहु से। नहीं, वही बता रहा हूँ ना, जब ये ग्रंथ लिखे थे ना लाखों साल पहले, जी जी। तब राहु का पता ही किसी को नहीं था। किसी को पता था फ़ोन का, नहीं पता। ये पॉडकास्ट का, ये डिजिटल का, ये ऑनलाइन का, ये बाय इंटरनेट। एयर का या इंटरनेट का, किसी को पता था? नहीं पता। हम सुबह से लेकर रात तक राहु को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए राहु की दशा जो है ना, सबसे ज़्यादा आपको गेन दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, सक्सेस दे रही है। जी। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम केतु दे रहा है, जुपिटर दे रहा है, क्योंकि हम अध्यात्म की तरफ नहीं हैं, हम रिलीजियस नहीं हैं, हम डाउन टू अर्थ नहीं हैं। हमें सभी को पैसा चाहिए, हमें राहु चाहिए। राहु की दशा बहुत अच्छे फल दे रही है। कुछ अंतरदशाएं होती है, कोई कॉम्बिनेशन होते हैं जो राहु के अंदर आकर प्रॉब्लम देते हैं। जैसे राहु की महादशा में जुपिटर की अंतरदशा आ गई, राहु की महादशा में मून की अंतरदशा आ गई, राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा आ गई। ये थोड़े से कंसेप्ट हैं जो प्रॉब्लम देते हैं। अदरवाइज राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक उसको पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। कैसे प्रॉब्लम आएगी? जो आपकी सिखाने की विधि है, ये कैसे ऑनलाइन ही होता है? सारा ऑनलाइन जूम मीटिंग पे जूम पे होता है? 2 घंटे की क्लास होती है रोज? 2 सवा 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जब मेरी क्लास ऑफ होती है ना, तो मैंने डाउट्स क्लियर करने होते हैं। जी। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर किसी का डाउट रह गया ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो फंस जाएगा वहीं। इसलिए मैं सभी के डाउट क्लियर करता हूँ। फिर जब क्लास ऑफ होती है, उसके 10 मिनट के बाद उनको वीडियो रिकॉर्डिंग जाती है, जी। और जो मेरे स्टूडेंट्स ने पुरानों ने नोट्स बनाए होते हैं ना, वो भी उनको प्रोवाइड करवा देता हूँ मैं, जी। कि उनको प्रॉब्लम ना आ जाए। वो करने के बाद फिर मैं पॉलिशिंग क्लासेस के लिए राधे राधे ग्रुप में शिफ्ट करवाता हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इतना करता हूँ मैं सभी के लिए, कि सभी को ज्ञान होना चाहिए हर एक फील्ड का, और उसके बाद उनको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। हर एक सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए। इस लेवल पे मैं सभी को करवा रहा हूँ। तो एक बैच में कितने बच्चे होते हैं आपके पास? पहले तो बहुत होते थे, अभी मैंने 60-70 कर दिए हैं। तो अभी बैच कब शुरू होता है? अभी बैच को स्टार्ट हुए को 5 डेज़ हो गए हैं। जी। मतलब क्या होता है कि जब मेरा बैच कंप्लीट हो जाता है ना 30 डेज़ का, उसके बाद मेरी ऑल ओवर वर्ल्ड में वास्तु विज़िट स्टार्ट हो जाती है, एस्ट्रो वास्तु विज़िट। जी। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जहाँ क्लाइंट्स हैं, किसी ने घर बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, ऑफिस बनाना है, तो वो मेरे को बुलाते हैं। फिर मैं बताता हूँ कि आपने चार्ट के हिसाब से यहाँ यहाँ ये बनाना है, तो वो उनका भी काम करना होता है। ये कंसेप्ट है। जी। बहुत अच्छी जानकारी दीजिए आपने। कृष्ण मूर्ति पद्धति, टैटू से कैसे आप निवारण कर सकते हैं, काफ़ी नई विधियाँ थी। जब भी हमारे पास कोई पॉडकास्ट करने आता है, उसका अपना एक ज्ञान होता है। बिल्कुल। जो आज तक मैं समझा हूँ लोगों से, लोग ग्रहों की बात करते हैं, उपायों की बात होती है, दबाने की बात होती है, बहाने की बात होती है। आज जो नई चीज़ आपसे समझा हूँ, नक्षत्र समझा हूँ, क्योंकि नक्षत्र तक लोग नहीं जाते। नक्षत्रों के आगे भी सब लॉर्ड। जी। एक नक्षत्र के 9 पार्ट जब करते हैं, उसको सब लॉर्ड बोलते हैं। ये सब लॉर्ड की थ्योरी है।
एक्चुअल में किसी भी हाउस को माइक्रोस्कोपिंग लेवल में चेक करना है तो आपको उस हाउस का सब लॉर्ड उठाना पड़ेगा। जी तो वैदिक में क्या करते हैं हम, या रेड बुक में क्या करते हैं कि इस हाउस में ये राशि है, इसका लॉर्ड ये है और यहाँ बैठा है, तो वो तो एक्यूरेसी नहीं आ सकती ना वहाँ। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया था कि सन फर्स्ट हाउस में बैठा है, ये रिज़ल्ट है। मून बैठा है 10th हाउस में, ये रिज़ल्ट है। जुपिटर बैठा है 4th में, ये रिज़ल्ट है। आपको ये देखना चाहिए वो बैठा तो है लेकिन कौन से साइन में है। सन अगर 1 नंबर में बैठा है तो और रिज़ल्ट हैं, 7 नंबर में बैठा है तो और रिज़ल्ट हैं। सन अगर जुपिटर के साथ कंजंक्शन में है तो और रिज़ल्ट हैं, राहु के साथ बैठा है तो और रिज़ल्ट हैं। सन अगर शनि के नक्षत्र में बैठा है तो और रिज़ल्ट हैं, केतु के नक्षत्र में बैठा है तो और रिज़ल्ट है। उनके ट्राइन बनाने पड़ते हैं, कंजंक्शन बनाने पड़ते हैं, फॉलोशिप देखनी पड़ती है, किस साइन में है वो देखना पड़ता है, किस नक्षत्र में है वो देखना पड़ता है। उसके बाद जाकर प्रेडिक्शन की जाती है कि ये प्लैनेट इस हाउस में ये रिज़ल्ट देने वाला है। ऐसे सिंपली अगर हम बात करेंगे ना तो प्रेडिक्शन नहीं एक्यूरेट कर सकते आप। इसीलिए मैं बार बार सभी को बताता हूँ कि आप किसी को दिखाने से पहले या दिखाने के बजाय खुद सीखो इसको, जी क्योंकि इतना बड़ा कंसेप्ट तो है नहीं कि आपको 10 साल लग जाने हैं। जी 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 10 साल लगते हैं। वो टीचर क्या करते हैं कि एक हफ्ते में एक क्लास लगाते हैं, लगे रहो 5 7 10 साल। तो मैं 30 डेज़ में करवाता हूँ, रेगुलरली क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। जिसको भी आपसे ये विधि सीखनी है वो बेसिक क्या पहले पढ़ के आए, कुछ भी नहीं ज़रूरत है। कुछ नहीं जरूरत। हाँ, मैं स्टार्ट ही बेसिक से करवाता हूँ। राशियाँ क्या होती हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा। जी हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं, एग्जॉल्टेशन डेबिलिटेशन क्या होते हैं, आस्पेक्ट क्या होते हैं, सारा वैदिक सिखा के उसके बाद फिर केपी की तरफ बीएनएन की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके। आज के इस पॉडकास्ट थैंक यू। के बारे में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। नहीं, ऐसे है कि जो मैं बताना चाहता था ना आपको कि बहुत एडवांस लेवल पे ये टेक्निक काम कर रही है, जी तो सभी को इसका फ़ायदा लेना चाहिए। जी इतनी टफ नहीं है, क्योंकि सभी ने इसको टफ बना रखा था, लेकिन इसको इतना सिंपल कर दिया है, इतना जिसको बोलते हैं ना कि फार्मूला दे दिया है। हर एक टेक्निक मैं बोर्ड पे जब पढ़ाता हूँ ना तो फार्मूला से सिखाता हूँ कि ये फार्मूला है, ये टेक्निक है, उठाओ और काम करो। जी बताओ किसको नहीं समझ आ रही, तो सभी को क्रिस्टल क्लियर होता है। जब तक आप फार्मूला के साथ नहीं सीखोगे, पंजाबी में बोलते हैं ना घोटा लगाना, जी अगर घोटे वाले काम पे जाओगे तो फिर इतना जो जिसको बोलते हैं ना इतना बड़ा ज्ञान नहीं ले सकते। इसलिए फार्मूला टेक्निक जो मैंने तैयार की है उसके अकॉर्डिंग चलो तो कोई भी बड़ा मैटर नहीं है सीखने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे पास आने के लिए। थैंक यू सर। हमारे साथ थे ज्योतिष गुरु राजीव मोदगिल जी। ये ज्योतिष सिखाते हैं। आपको कोई भी समस्या है आप उसका समाधान खुद कर सकते हैं। महज 30 दिनों में आप अपने ग्रह देख पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल पाएंगे। आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो आइए इसको सीखें। इस पॉडकास्ट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राजीव जी का नंबर हम पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में देंगे। जो भी इनसे सीखना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। जय श्री राम। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।